बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट एनालाइजिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। पिछले दो लेक्चर्स में हमने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था और मार्केटिंग के प्रोडक्शन, सेल्स कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फोर्थ वन वाज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हमने कुछ कस्टमर ड्राइवन स्ट्रेटजीज पढ़ी कि कैसे वो हम कर सकते हैं, कैसे बिल्ड कर सकते हैं कस्टमर के साथ, हम रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर वाज बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड द थर्ड चैप्टर इज अबाउट एनालाइजिंग द करंट और द फ्यूचर एक्सपेक्टेड मार्केट, जिसमें हम माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ एनवायरनमेंट हम पढ़ेंगे। अच्छा, देयर आर टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी माइक्रो लेवल पे एनवायरनमेंट है एंड मैक्रो लेवल पे एनवायरनमेंट है। इसके साथ साथ हम बुक को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे और बुक में जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, चलिए, आपको दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा इसको छोटा कर दो। अच्छा, तो बिफोर वी डिफाइन माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट, हमें पहले ये अंदाजा होना चाहिए कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। एनवायरनमेंट बेसिकली अगर आप देख लें तो वो चीजें जो आपके इर्द गिर्द, जिसकी वजह से आप इफेक्ट हो रहे हैं या आप उस पे जो है आपको इफेक्ट आ रहा है या आप उसको इफेक्ट कर रहे हैं, दैट बिकम्स योर एनवायरनमेंट। आपके सराउंडिंग में जो भी चीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो आपका ऑर्गेनाइजेशन में कोई मसला आ रहा है या आपको उससे कुछ मसला है या आप जहां पर ऑपरेट करते हैं, वहां पर काम करते हैं या आप एक बिजनेसमैन है, आपको कोई मसले आ रहे हैं, तो वो आपका एक एनवायरनमेंट कहलाता है जहां पर आप ऑपरेट करते हैं। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट में आप क्या करते हैं कि आपके वो एक्टर्स, वो फोर्सेस जो आप मार्केटिंग में देखते हो, जिससे आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में कोई इफेक्ट आ रहा है या आप उसके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो टारगेट कस्टमर के लिए, उसके मापेन कोई मसला आ जाता है, या आप जो है उसके साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप अपने साथ जो है वो मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट शेयर का क्या मतलब है? मार्केट शेयर का मतलब ये है कि आपका नंबर ऑफ कस्टमर्स इन योर एग्जिस्टिंग मार्केट। क्या है मार्केट शेयर? दोबारा बताता हूँ कि आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स इन योर एग्जिस्टिंग मार्केट या आपका टारगेट मार्केट में जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो मार्केट शेयर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट से क्या हमारा, इसमें हमारे पास माइक्रो लेवल पे एक एनवायरनमेंट होता है, एक होता है मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल पे जो आपके जितने भी कंपनी के साथ एसोसिएशन में होते हैं, जो लोग कंपनी के साथ एसोसिएशन में कौन कौन से लोग हो सकते हैं? जो आपको रॉ मटेरियल्स देते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल से क्या मुराद है? जो आप प्रोडक्शन यूनिट पे फिर इस्तेमाल करेंगे। फिर इसी तरह आपके कंपनी के अंदर लोग, आपके साथ कंपटीशन में लोग, फिर आपके जनरल पब्लिक। ठीक है, कस्टमर मार्केट में जो आपके लोग होते हैं, जो आपके रिटेलर्स होते हैं, बेसिकली आपके रिटेलर्स, और आपके इसमें पे दो चीजें और भी आती हैं जो यहाँ पर मेंशन भी है, इंटरमीडियरीज। क्या है? इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का क्या मतलब है कि वो मार्केटिंग चैनल्स, वो मार्केटिंग चैनल, इसमें हमारे पास एक और चीज भी आता है जिसको हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। एक होता है मार्केटिंग इंटरमीडियरी, जिसमें आप फॉर एग्जांपल कोई बिलबोर्ड पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कोई आपके जो है वीडियो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कोई जो है आपका फॉर एग्जांपल वैसे ही पब्लिसिटी कर रहा है किसी वजह पे आपके दुकानों में, तो वो आपके मार्केटिंग इंटरमीडियरी कहलाते हैं।
वेयर एज, और इसके साथ साथ जो मार्केटिंग इंटरमीडिएरी होते हैं वो आपकी चीज़ों को भी दूसरी जगहों पे ले जाते भी है। और इसी तरह फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी कौन से होते हैं? आपके जितने भी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वही आपके इजी पैसा वाले शॉप्स है जितने भी हैं, वो आपके फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी में आते हैं। ठीक है। कस्टमर मार्केट से क्या मुराद है? जो आप, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है कस्टमर। कस्टमर वो होता है जो आपकी चीजें आपसे लेके फिर वो जो है कंज्यूमर तक ले जाता है, तो वो कस्टमर मार्केट कहलाता है। इसी तरह कंपटीटर्स जो आपके बिल्कुल एक ही चीज ऑफर कर रहे हैं एक जगह पे, फॉर एग्जांपल अगर आप कपड़े का कारोबार कर रहे हैं तो दूसरा भी साथ में कपड़े वाला है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या है, आपके लिए कंपटीशन में आ गए, तो वो भी आपका क्या है, माइक्रो लेवल पे है। इसी तरह मैक्रो लेवल पे अगर आप देख सकते हैं, तो उसमें आपके वो फोर्सेस जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हमने पेस्ट एनालिसिस को डाला है। कौन से? पेस्ट एनालिसिस, जिसमें आपके डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोसाइटल, इकोनॉमिक, इस तरह और टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इफेक्ट होती है। ठीक है। आप लोग सुन रहे हैं जी? आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी खालिद और तलहा, खालिद एंड तलहा जी, आपको आवाज सुनाई दे रहा है? जी सर, जी ठीक है, सर, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है मैक्रो लेवल पे क्या है, जो मैंने अभी आपके साथ अर्ज किया, कि इसमें आपके जो है लार्ज लेवल पे जो सोसाइटल फोर्स नहीं होते, जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को भी वो कर सकता है, और उसमें जो है आपका माइक्रो लेवल पे भी आ सकता है। ठीक है। अब इसमें दोनों आ सकते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट में आपके दोनों आ गए, वेर एज माइक्रो लेवल पे आपके जो चीजें आपकी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं। अब जब हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं, मैक्रो लेवल की, तो मैक्रो लेवल पे वो कौन कौन सी चीजें होती हैं? मतलब आपका फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आ रहा है, टैक्स पॉलिसी में चेंज आ रहा है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ, फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, अब लैपटॉप की बजाय जो है लोग टेबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह पॉलिटिकल जो मैंने अभी बता दिया कि गवर्नमेंट में चेंज आ रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द मैक्रो लेवल एलिमेंट्स व्हिच कैन अफेक्ट योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जब आपका मार्केटिंग पे कोई मसला आता है, फॉर एग्जांपल अगर टैक्स बढ़ दिया गया, तो हम उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उस पर भी आएगा, आपकी कंपनी पे भी आएगा, मतलब एक मसला आपके लिए बन जाता है। ठीक है। अब माइक्रो एनवायरनमेंट में अगर आप देख लें तो ये कुछ चीजें हैं, आप देख सकते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। कुछ एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स से मुराद ये है कि आपके कंपनी के साथ एसोसिएट लोग। ठीक है। अब कंपनी क्या है? कंपनी कंपनी क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी मार्केटिंग प्लान्स बना रही है, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रही है, उसके साथ अपना R&D है, ह्यूमन रिसोर्स उसके पास, अपने अकाउंट्स है, ऑपरेशंस है। ठीक है। और ऑल दीज क्या है कि आपके साथ इंटर रिलेटेड है। क्या है? इंटर रिलेटेड है, क्योंकि आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ ही एसोसिएटेड है ना। ये आपके इंटरनल के लिए इसलिए है क्योंकि आपको डायरेक्ट इससे फायदा। अब ये कस्टमर सिर्फ आपका एक्सटर्नल हो सकता है, पब्लिक ओपिनियन भी आपके लिए इंटरनल आ सकता है। कंपनी तो आप वैसे भी उसके साथ आप काम कर रहे हैं, आपका अपना कंपनी है। ठीक है। और उसमें जो है अगर आप देख ले तो ज्यादातर चीजें जो है आपका इंटरनली अगर सही हो तो एक्सटर्नल से कोई आपको इतना ज्यादा वो नुकसान नहीं होगा, जब आपके इंटरनल सही हो। ठीक है। अब कंपनी क्या है? कंपनी वो जगह जिसमें आप काम कर रहे हो। ठीक है। और आपके लिए जो भी आप प्लान्स बनाते हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो भी है, आप उसी में बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हो। ठीक है। कंपनी की पॉलिसी के बारे में फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस करते हो, आप जो है जो प्रोडक्शन यूनिट होता है उस पर काम करते हो। तो ये क्या होता है कि आपकी कंपनी की सारी चीज उसके साथ एसोसिएट होती है। अब उसके बाद जो है सप्लायर। ठीक है। और जब आप कंपनी की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कंपनी में कि मार्केटियर क्या करता है कि वो अपनी कंपनी के अदर डिपार्टमेंट के साथ भी अपने आप को एसोसिएट करते हैं, ताकि वो कस्टमर वैल्यू भी बनाए और उसके साथ रिलेशनशिप बनाए। ठीक है।
अब इसमें जो है अगर आप सप्लायर्स की बात करें, सप्लायर कौन लोग होते हैं? वो भी आपके लिए एक वैल्यू बनाते हैं कस्टमर के लिए। वो क्यों? क्योंकि सप्लायर को पता है डिलीवरी नेटवर्क का, वो आपको जहाँ से माल लाते हैं उसको पता है कि यार ये खराब है, सही है, गलत है, जो भी है, लेकिन वो भी आपके साथ जो है मार्केटिंग में बड़ा अहम किरदार उसका होता है। वो किसी तरह आपकी प्रोडक्ट्स को लोगों को बताते हैं, किसी तरह बताते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं कि यार ये प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, वो तो आपको मान लेते हैं, वो तो फाइनल गुड्स नहीं बनाते, फिनिश गुड्स नहीं बनाते, वो आपको खाम माल देते हैं, मतलब आपको रॉ मटेरियल देते हैं। ठीक है, अब सप्लायर क्यों जरूरी है कंपनीज की ओवरऑल कस्टमर वैल्यू के लिए या डिलीवरी नेटवर्क के लिए? क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो यही लोग मुहैया करते हैं। कौन से रिसोर्सेज? आपके जितने भी, मैंने आपको भी अर्ज किया कि हमारे पास जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं यही लोग जो है हमें मुहैया करते हैं। और मार्केटिंग मैनेजर्स या स्ट्रेटजी जब वो बनाते हैं तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि अगर सप्लाई शॉर्टेज आ रहा है तो उसके साथ कैसे डील करना पड़ेगा, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहा है, डिजास्टर या अदर इवेंट्स आ रहे हैं, इसको कैसे करना है और कैसे वो हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को डैमेज कर रहा है, ये भी हमने देखना है इन लॉन्ग रन। क्योंकि इन लोगों का काम जो है वो लॉन्ग रन हमने देखना है। और सप्लाई कॉस्ट अगर ज्यादा हो रहा है, उसमें अगर कोई उतार चढ़ाव आ रहा है तो ये भी सेल्स वॉल्यूम को तो खामखा इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सप्लाई कम होगी तो कॉस्ट बढ़ गई, तो उस पर डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पर आता है? कहाँ पर आता है जी? कस्टमर पे ही आता है। तो कस्टमर फिर वो आप डाइवर्ट भी हो सकते हैं। डाइवर्ट से क्या मतलब है कि आपके प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, किसी और के प्रोडक्ट को लेंगे जो सस्ता मिल रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर वेरी रिलेटेड, इंटर रिलेटेड जो है एक दूसरे के साथ है। ठीक है, अब इसमें जो है मोस्ट मार्केटियर्स जो है आजकल सप्लायर्स को पार्टनर समझते हैं, सप्लायर्स को पार्टनर समझते हैं, ताकि वो आपके डिलीवरी जो कस्टमर वैल्यू है वो बनाते हैं। अब इसमें एक मिसाल दिया है कि मॉरिसन्स, वन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम लीडिंग सुपरमार्केट्स, सेल्स लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग सी फूड्स, डायरी प्रोडक्ट्स, मीट, बेकरी गुड्स एंड नॉन फूड ग्रोसरी प्रोडक्ट्स। क्योंकि उन लोगों ने सप्लायर के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाया है कि वो जो है रिटेल सेक्टर में भी उसका कोई कंपटीशन, फॉर एग्जांपल अगर आप इस चीज में आगे जाते हैं तो उसके लिए फिर पार्टनरशिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आपके बैकवर्ड, इसमें आपको मैं आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। एक होता है हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। मार्केटिंग में आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब आप कंपनी से पीछे जो लोग होते हैं उससे जो आप माल लेते हैं उसके साथ इंटीग्रेशन करते हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आप रिटेलर्स को ले लेते हैं, उसके साथ जो है अपनी ब्रांडिंग कर लेते हो। सर आप, आपको एक मिसाल देता हूँ जी, आप लोग सुन तो रहे हैं ना, आप लोग भी मिसाल सुने और मुझे भी बताया करें, अगर कोई मिसाल आपके जहन में हो तो मुझे बताया करें। ठीक है, खालिद आपको कह रहा हूँ, आप मुझे ये बता सकते हैं कि जितने भी मोबाइल कंपनीज हैं इसकी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या हो सकती है? जी खालिद जी, एक यस सर। मोबाइल, जी एक मोबाइल कंपनी के लिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या हो सकती है? ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या है सर? इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि आप किसी तरह यकजा करना, बिजनेस को यकजा करना ताकि आपको जो है, या उसके साथ आप कंट्रीब्यूशन करना ताकि आपका जो है चीज जो है उसके पास ही रहे और आपकी जो है वैल्यू बढ़ जाए। इंटीग्रेशन तो कोई आप मिसाल मुझे दे सकती हैं, क्योंकि आप ज्यादातर इसमें काम करते हैं ना मोबाइल कंपनीज के साथ। सर ढेर शोर देना पड़ेगा बाजार के में। हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में ये हो सकता है कि आपके पास जितने भी मोबाइल कंपनीज है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मेरा ओप्पो मोबाइल कंपनी है, या मेरा जो है फ्लांके कंपनी है, या वीवो है, जो भी है, तो आप जितने भी शॉप्स देखते हो तो ब्रांडिंग किसकी की गई है? या तो वीवो की गई होगी, या ओप्पो की गई है। तो ये एक किस्म का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसी तरह बैकवर्ड इंटीग्रेशन में अगर आप चिप्स एक जगह से ले रहे हो, चिप्स का मतलब वो नहीं है, मतलब आपके प्रोसेसर चिप्स या आप रैम वगैरह जहाँ, तो वहां पर आपकी एक ब्रांडिंग की गई हो, तो ये क्या होता है आजकल ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में शामिल। अब इसमें तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट जो आपके अपकमिंग चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी है सप्लायर्स के लिए। ठीक है,
सप्लायर को कैसे आप पार्टनर बनाते हैं, इसके हवाले से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज को डिस्कस करते हैं। ये तो सप्लायर्स के बाद हो गया, अब मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। अब मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज क्या है? वो कंपनीज जो आपके मतलब आपके जो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचे। आप लोगों ने सुना होगा ये जितने भी आपके मेडिसिन कंपनीज वाले होते हैं उसके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, मुख्तलिफ एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो वो उसके प्रोडक्ट्स को जो है ले जाते हैं। तो ये भी एक किस्म का जो है मार्केटिंग है, और वो क्या कर रहे हैं, वो असल में मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज है। वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहलाते हैं? मार्केटिंग इंटरमीडिएट। इसी तरह अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ वॉल्स आइसक्रीम। तो वॉल्स आइसक्रीम तो डायरेक्ट आपको यूनिलीवर से नहीं मिलती, आपको डिस्ट्रीब्यूटर वाले देते हैं। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो आपको वो माल देते हैं। वो क्यों? क्योंकि वही लोग जो है आपकी कंपनी की पॉलिसी को अच्छा बनाते हैं। वही डिस्ट्रीब्यूटर चैनल क्या करते हैं कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट करते हैं। इसी तरह आपकी प्रमोशन कंपनी, आप बिलबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, आप यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो, या आप किसी टीवी चैनल को इस्तेमाल कर रहे हो, दीज आर व्हाट, दीज आर मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। क्या कर रहे हैं? ये मार्केटिंग इंटरमीडिएट जो आपके माल को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं या आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं, और वो फाइनल बायर तक वो ले जाते हैं, दैट इज नाउन एज मार्केटिंग इंटरमीडिएट। ठीक है, और उसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें रीसेलर, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे गए हैं, ये वाला है। इट इंक्लूड्स रीसेलर्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स, मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। इससे पहले मैंने वजाहत की फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के बारे में। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट से मुराद ये है कि बैंक्स, इसी पैसा वाले या और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपके फॉर एग्जांपल पैसे एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसफर करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको एक चीज चाहिए, आपने ऑर्डर करनी है, बल्क में करनी है, तो आप किसी बैंक का ही हवाला देंगे ना, बैंक से ही आप हेल्प लेंगे। तो वो बैंक आपके लिए अब इस मार्केटिंग के हवाले से क्या कहलाता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। क्या कहलाता है? वैसे ही तो हम बैंक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, लेकिन मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से उसको हम फिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि वो पैसों का लेन देन जब वो आ जाता है तो वो मार्केटिंग के हवाले से इसको फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें रिसेलर कौन से लोग होते हैं? रिसेलर वो लोग होते हैं जो आपके लिए कस्टमर फाइंड आउट करते हैं और उसके लिए फिर वो सेल्स करते हैं, वही लोग वहां पर सेल्स करते हैं। और उसमें आपके होलसेलर भी होते हैं, रिटेलर भी होते हैं, जो आपसे चीजें लेके दूसरे लोगों को वो देते हैं। ठीक है, अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या होती है? या फर्म्स जो आपके स्टॉक को मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से लोग आते हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो लाहौर से, फैसलाबाद से, कराची से कपड़ा लेके, तो वहां पर एबीसी कोई भी कंपनी है, एजेंसी है, उसके थ्रू वो आपके गुड्स को यहाँ पे ले जाते हैं। तो उसको भी थोड़ा सा अंदाजा होता है आपके प्रोडक्ट्स को वो किसी तरह वो प्रमोट करते हैं, आपको बताते हैं कि यार ये इस बंदे का माल है, ये कपड़ों का काम करता है, ये कपड़ों का काम करता है, ये फूड इंडस्ट्री का काम कर रहा है, ये वगैरह वगैरह का काम करता है। ठीक है, तो वो भी आपके प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा वो प्रमोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह मार्केट सर्विस एजेंसीज, जिसमें आपके फर्म्स रिसर्च करते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगी, जिस तरह मैंने अभी वजाहत की है, यूट्यूब वगैरह, मीडिया फर्म्स है, मार्केटिंग कंसल्टिंग फर्म्स है, जो आपके प्रोडक्ट्स को टारगेट मार्केट में लाते हैं, राइट मार्केट में लाते हैं। कहां पर? किसी राइट मार्केट में, ताकि वो चीज वहां पर चल जाए, लोग उसको खरीद सकें। ठीक है, अब इसी में फाइनेंशियल इंटरमीडिएट क्या है, जिसमें आपके फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बैंक्स का मिसाल दे दिया, बैंक्स है, क्रेडिट कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, एंड अदर बिजनेस जो आपकी फाइनेंस ट्रांजेक्शन को इंश्योर भी कर सके और वो जो है रिस्क एसोसिएटेड से बचा, मतलब रिस्क से बचा सके। मतलब आपके जो बाइंग एंड सेलिंग है वो एक यूनिफॉर्म सिस्टम के थ्रू हो, मतलब वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कौन से हैं? बैंक्स, क्रेडिट कंपनीज और इंश्योरेंस। ये क्यों जरूरी है? कुछ लेन देन तो आप बैंक से करेंगे, लेकिन कंपनी के लिए कर्जा चाहिए तो वो क्रेडिट कंपनी से आप लेंगे, मतलब या क्रेडिट बैंक से लेंगे,
या इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपने आप कंपनीज को रजिस्टर करते हैं, किसी तरह अपनी कंपनीज की पॉलिसी को भी, ताकि कोई मसला ना आ जाए बाद में, ठीक है। इसी तरह जिस तरह सप्लायर्स और मार्केटिंग इंटीरियर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क की, क्योंकि मार्केटर्स अपनी पहचान कैसे बनाते हैं, वो अपने आप को कैसे जानते हैं, वो इसी इंटरमीडियरी और पार्टनर जब बना लेते हैं इन लोगों को, उसी वजह से जाने जाते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एप्पल के कितने भी वो है रिटेल स्टोर्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उसी का वो अथोराइज्ड वो रिसेलर होता है, किस चीज का, एप्पल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। वैसे तो वो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग जो है तकरीबन चाइना में होती है, लेकिन उसकी पार्टनरशिप वो आप मुख्तलिफ कंपनीज या मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो करते हैं, कहाँ पर, उसी कंपनी के साथ वो एसोसिएट होते हैं, ठीक है, मतलब मेन कंपनीज के साथ। अब आते हैं थोड़ा सा कंपटीटर्स के बारे में आपको बताता हूँ। अब जिस तरह मैंने बता दिया कि सेल्स के साथ एसोसिएटेड लोग जो हैं, जिस तरह हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर ये, अब कंपटीटर्स भी वो लोग होते हैं जो आपके सेल्स को कम करने की कोशिश करते हैं, अपना वो सेल्स बढ़ाने की कोशिश, क्योंकि वो कंपटीशन में होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कस्टमर वैल्यू बनाना और सेटिस्फेक्शन बनाना जो है वो कंपटीटर्स आपके मुकाबले में होते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका माइक्रो लेवल पे है, क्योंकि आपके साथ ही वो होते हैं, आपसे थोड़ा दूर नहीं होते, आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, आपके साथ ही होते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं कि वो भी कुछ पॉलिसी इस तरह बनाएं कि वो कस्टमर को ग्रैब कर सके, अट्रैक्ट कर सके, और आप भी ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि आप भी किसी तरह उसके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, इसमें मैंने एक टर्म बता दिया आप लोगों को, वो ये है कि मार्केट शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट शेयर? के नंबर ऑफ कस्टमर्स इन योर एग्जिस्टिंग मार्केट, जो आपसे प्रोडक्ट्स लेते हैं, सिर्फ आपसे ही प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो आपका मार्केट शेयर इन द स्पेसिफिक मार्केट कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्केट शेयर। अब इसमें जो आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, वो आपने एक ऐसी बनानी है जिसमें आपका एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता है, आपकी एक स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग होती है, ठीक है। और वो क्या करती हैं कि किसी तरह वो एक पोजीशन, अब आप मुझे बताइए आप लोग कि एप्पल क्यों अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन उसने बनाई है मार्केट में। जी तलहा, आप बताएं, एप्पल क्यों उसने एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाया है? तलहा, आप सुन रहे हैं? आपसे जी सवाल, सर। एप्पल के बारे में, एप्पल जी जी कंपनी के सर। बारे में तो सुना होगा ना, एप्पल ने कैसी एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जी पोजीशन सर बनाई? सुनिए। एप्पल कंपनी ने कैसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाई है मार्केटिंग में और कंपटीटर्स के मुकाबले में? जी। सर जी, इसका रैम वगैरह प्रोसेसर वगैरह अच्छा होता है ना नहीं, सर, वो तो इसलिए उसने सबका तकरीबन अच्छा होता है, मार्केट। लेकिन मैं उसका आप खैर आपको बता देता हूँ। एप्पल का जो है वो, अगर आप iOS को उठा लें तो वो बिल्कुल कोई और कंपनी कॉपी नहीं कर सकता, तो उसका वो स्ट्रेटेजिक वो एमएच क्या है, ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज या एज, वो क्या है, उसने पोजीशनिंग किस चीज पे की है, iOS, उसका सॉफ्टवेयर जो वो सबसे अच्छा है और अलग है और सबसे कन्वीनियंट है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जो है आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए 5-10 मिनट के लिए, हम दोबारा, मैं एक लिंक शेयर करता हूँ, दोबारा वो आप ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए जी, अल्लाह हाफिज, ठीक है।